हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। हम कर रहे हैं आजकल MCQ, जो कि हम सेट 3 की प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं। सेट 3 की डेट शीट भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है और ये है हमारा लास्ट चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है गुणन खंडन। लास्ट क्यों बोला मैंने, क्योंकि हमारे सेट 3 में 4 चैप्टर आएंगे। चैप्टर नंबर 8, 9, 10 और 14। और चैप्टर नंबर 8, 9, 10 के सभी MCQs मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और अब ये लास्ट हमारा चैप्टर रह जाता है 14। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि क्या MCQ ही आते हैं, तो क्लास 8th के लिए मैं आपको बता दूं बेटा कि क्लास 8th के लिए तो केवल और केवल MCQ ही आएंगे। बाकी अदर क्लासेज में MCQ 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी आने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 पर। और क्वेश्चन नंबर 1 है, 30 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो अभाज्य अभाज्य क्या होता है? अभाज्य संख्या जो किसी से भाग ना हो। भाज्य भाज्य जो किसी से भाग ना हो। किसी से का मतलब वो केवल अपने आप से भाग हो। जैसे 2 है, 2 केवल 2 से भाग होता है या 2 केवल 1 से भाग होता है और किसी से भाग नहीं होता। तो ऐसी संख्याएं जो जिसका एकमात्र गुणनखंड 1 हो या वो संख्या x खुद हो, तो वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ मैं कुछ अभाज्य संख्याएं आपको शुरू की लिख कर देती हूँ। 2, 3, 5, 7, 11। 9 नहीं, क्योंकि 9 तो जो है वो 3 से भी भाग होता है, 1 से भी होता है और अपने आप से भी होता है। तो इसके मोर देन 2 फैक्टर हो गए ना, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो जाए वो अभाज्य संख्या नहीं कहलाती है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। 7, 11, 13, 17 ऐसे चलती रहती है, इनफाइनाइट अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमें बताना है कि 30 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो पहली बात तो उत्तर से ही हमें दिखाई दे रहा है कि 30 गुणा 1, तो 30 तो अभाज्य है ही नहीं। 3 गुणा 10, 10 भी अभाज्य नहीं है। 2 गुणा 15, 15 भी अभाज्य नहीं है। बच गया क्या? 2 गुणा 3 गुणा 5। भाई 2 3 6, 6 5 30 और 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य और 5 भी। फिर भी समझ ना आए तो 30 को लिखो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, अपना लंबी विभाजन विधि का प्रयोग करें और इनको बारी बारी से इन सबसे भाग करके देखें। तो सबसे पहले हम 2 पर देखते हैं। तो यहाँ 2 रखा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। 30 को 2 से भाग किया तो 15 हमारा भागफल आ गया। अब 15 किस पर जाएगा? 2 पर तो जाएगा नहीं। तो अब हम चेक करते हैं 3 पर। तो 3 पंजे हो गया 15। अब 5 जो है वो 3 पर नहीं जाएगा, तो ये हो गया 5 एकम 5। तो ये 3 गुणनखंड आ गए, 2 गुणा 3 गुणा 5, और तीनों ही अभाज्य हैं। तो इस 30 को हम 2 गुणा 3 गुणा 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो सही उत्तर हमारा डी होगा। सेम ऐसे ही आपकी प्रश्न संख्या 2 है, 70 का अभाज्य गुणनखंड। तो बेटे जी यहाँ 70 लिखो। फिर से 70 एक सम संख्या है। सबसे पहले 2 पर ट्राई करना है। 2 3 6 और 2 5 10। अब 35 आ गया है। देखो अभाज्य संख्या है ना, लिख लिया करो। कई बच्चों को ये चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आती। 2 पर भाग हो गया, अब बच गया आपका 35। 35 3 के पहाड़े में नहीं आएगा। तो अब हम ट्राई करते हैं 5 पर। 5 7 35, ठीक है भाई। अब बच गया 7, तो 7 किस पर जाएगा? 7 पर। 7 एकम 7। तो ये 3 टुकड़े 70 के हमारे पास आ जाते हैं। 2 गुणा 5 गुणा 7, तो ये 70 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो इसका आंसर ये था और इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2 गुणा 5 गुणा 7। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। ये 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे, ये आगे आपका व्यंजक के रूप में आ गया है। 5xy जमा 10x का वांछित गुणनखंड रूप क्या होगा? यानी इसके कौन कौन से गुणनखंड हमारे अभी संभव हैं। जमा 10x, तो देखो दोनों में ना, पहले पद में और दूसरे 2 पद हैं। द्विपदी व्यंजक है भाई। देखो बहुपद का चैप्टर हमने किया है, 1 मार्क के लिए किया है। तो 1 पद 2 पद द्विपदी है। दोनों में क्या क्या कॉमन है? यहाँ 5 है और यहाँ 10 है। तो 10 5 के पहाड़े में आता है, तो दोनों में से हम 5 को कॉमन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। x पहले पद में भी है, x दूसरे पद में भी है, तो x को कॉमन ले लेते हैं। y पहले में है लेकिन दूसरे में नहीं है। कॉमन लेने का मतलब है कि इन दोनों को भाग करना। एक बार हम फिर से सफाई से करते हैं। 5xy जमा 10x बराबर है 5x। मैंने कॉमन लिया, क्यों लिया? क्योंकि 5 पहले पद में व्यंजक में भी है और दूसरे व्यंजक में 10 है, जो कि 5 से भाग होता है।
एक्स आपका पहले व्यंजक में भी है और दूसरे में भी, तो दोनों को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब होता है पहला व्यंजक जो कि ये है 5xy, इसको किससे भाग करो 5x से। 5x से 5x कट गया, कितना बच गया y, तो यहाँ केवल y बचता है इसकी जगह पर। ठीक है, और ये जमा का चिन्ह है, ये 10x है। अब ध्यान देना है भाई, 10x है तो 10 को जब हम 5 से भाग करेंगे, 10 को जब हम 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा और ये x से कट जाएगा। कैसे भाई, ऊपर 10x है, नीचे 5x है, x से x कट गया और 5 दूनी 10, तो केवल 2 बचेगा, ये ब्रैकेट बंद। बाहर 5x और अंदर y जमा 2। इससे आगे इन व्यंजकों को गुणनफल के रूप में हम नहीं लिख सकते, तो हमारा सही उत्तर होगा 5x ब्रैकेट y जमा 2। अब देखते हैं हमारा कौन सा आंसर सही है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी 5x ब्रैकेट y जमा 2 बिल्कुल सही है। ये थोड़ा सा डिफरेंट चैप्टर है, छोटी छोटी बातें आपको इसमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, समझ कर करना पड़ेगा। अगला है प्रश्न नंबर 4, 12x और 36 का सार्व गुणनखंड HCF कॉमन गुणनखंड 12x और 36, यानी वो संख्या जो 12x को भी भाग करे और वो संख्या जो 36 को भी। तो देखो 12x के टुकड़े कर लो, 12x का मतलब है बेटे 12 गुणा x, और 12 को मैं लिख सकती हूँ 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 तिये 12 गुणा x। ध्यान से देख लो मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा, 2 दूनी 4, 4 तिये 12 x और 12 और x की गुणा की तो 12x आ गया। अब हम ले लेते हैं 36, 36 के भी अभाज्य गुणनखंड कर दो। आपको जैसे मैंने अभी फर्स्ट सेकंड एग्जाम्पल में क्वेश्चन में बताया है लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना, 2 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 तिये 36। ये हमारे दोनों के हो गए बेटा अभाज्य गुणनखंड। अब इनमें क्या क्या मिलता है, 2 से 2 मिलता है, फिर 2 से 2 मिलता है, फिर इस 3 से ये 3 मिलता है। यहाँ तो x है और यहाँ 3 है, तो ये दोनों मैच नहीं करते हैं, तो ये है सार्व गुणनखंड। ठीक है, तो ये है सार्व गुणनखंड, तो इनको लिख लो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा नहीं 2 गुणा 2 गुणा 3, तो कितना हो गया भाई, 2 दूनी 4, 4 तिये 12। तो इन दोनों का जो सार्व गुणनखंड है वो क्या आ जाएगा, 12। क्या किया प्रक्रिया फिर समझ लें, ऐसे 4 सवाल आएंगे लगते। पहले मैंने इसके सबसे छोटे छोटे गुणनखंड किए, संख्या के अचर के तो मैंने अभाज्य गुणनखंड किए, और जो हमारे व्यंजक है तो अकेला ही था तो इसको एज इट इज लिख दिया, और 36 के भी मैंने अभाज्य गुणनखंड किए, और जो जो गुणनखंड हमारे मैच किए उनका गुणनफल हमारा उत्तर आ गया। आगे चलते हैं अभी प्रश्न संख्या 5। अब बहुत ध्यान से समझना है, 2y और 22xy का सार्व गुणनखंड। 2y को हम लिख सकते हैं 2 गुणा y, सिंपल, क्योंकि हम व्यंजक बहुपद सब पढ़ चुके हैं। 22xy को मैं लिख सकती हूँ 22 गुणा x गुणा y, भाई यही मतलब है ना, 22 को x से और y से दोनों से गुणा किया गया है। लेकिन अब 22 को मैं फिर लिख सकती हूँ आगे, ध्यान देना भैया, 22 है, 22 को मैं लिख दूँ 2 गुणा 11, तो इसी को मैं आगे बढ़ा रही हूँ 2 गुणा 11 गुणा x गुणा y। तो एक गुणनखंडन ये आ गया, एक गुणनखंडन ये आ गया, और अब हमें इनमें सार्व पद, सार्व यानी कॉमन टर्म्स हमने फाइंड करनी है। सार्व का मतलब होता है बेटा जी कॉमन, तो 2 से 2 कॉमन है और y से y कॉमन है। 11 इस व्यंजक में है लेकिन इसमें नहीं है, x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 2 मैच करता है दोनों में और y मैच करता है, तो जो कॉमन फैक्टर आएगा वो 2 गुणा y आएगा, और 2 गुणा y को जब व्यंजक के रूप में लिखेंगे तो वो 2y हो जाएगा। तो हमारा जो सार्व गुणनखंड है वो 2y आएगा, तो 5वें का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, C 2y। समझ आ रहा है। अब हम छठे पर बढ़ते हैं, 12a की 2b और 15a b की 2 का सार्व गुणनखंड क्या होगा। यहाँ मैं ऊपर से स्टार्ट करती हूँ इन पदों को लिखना। 12a की 2b का मतलब है 12 गुणा a की घात 2 गुणा b। समझे ध्यान से, 1 2 3 पद है, तीनों को मैंने गुणा लगा के अलग अलग लिख दिया। ठीक है, अब 12 के जितने टुकड़े आप कर सको, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, और a की घात 2 का मतलब होता है बेटे a गुणा a और साथ में b।
इन 3 पदों से हमारे पास देखो कितने पद आ गए, 1 2 3 4 5 6, इससे ज़्यादा आगे गुणनखंड संभव नहीं है। अगला पद है 15ab की 2, ठीक है। अभी अलग कलर मैं चूज़ करती हूँ। 15ab की पावर 2 को मैं लिख सकती हूँ 15 गुणा a गुणा b की घात 2। 15 को लिख दो भैया, 3 पंजे 15, ए अकेला है एज इट इज, और ये b की घात 2 का मतलब b कितनी बार है, 2 बार। तो एक ये आपके पास ब्लैक कलर में और एक ये पर्पल कलर में 2 फैक्टर आ जाते हैं। अब आपने इनमें से अपने कॉमन फैक्टर छांटने हैं। तो देखो यहाँ 2 2 बार है, लेकिन नीचे वाले में 2 एक बार भी नहीं है। 3 से 3 मैच करता है। अब यहाँ a है तो a एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, तो a भी मैच कर गया, लेकिन दोबारा a के लिए इसमें कोई a नहीं है, और b से b मैच कर गया। हमें वो गुणनखंड लेने हैं जो पहले पद में भी हैं और दूसरे पद में भी है। पहले पद में 2 2 था, लेकिन इसमें नहीं है, तो 3 से 3 मैच करेगा, a से a मैच करेगा बेटा, b से b मैच करेगा, तो ये बन जाएगा 3 गुणा a गुणा b, और इन तीनों की गुणा आ जाएगी 3ab। तो कॉमन फैक्टर हमारा हो जाएगा 3ab, जिसे हम सार्वगुणनखंडन कहते हैं। आगे चलते हैं अभी प्रश्न संख्या 7, ध्यान से देखें। 6abc 24ab² और 12a² का सार्वगुणनखंड 6abc का मतलब 6 गुणा a गुणा b गुणा c, 6 का मतलब 2 गुणा 3, 6 का मतलब 2 गुणा 3 गुणा a गुणा b गुणा c। ये पहले पद के टुकड़े आ गए हैं। दूसरा है 24ab की 2, मैं इसी लाइन में करने की कोशिश करती हूँ। 24ab की 2 का मतलब है 24 गुणा a गुणा b की 2। 24 के टुकड़े करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 गुणा a, और बेटा b की घात 2 है, तो b हमारा कितनी बार आने वाला है, 2 बार। अब हम तीसरा पद उठाते हैं, 12a की 2b 12a की 2b, तो ये बना 12 गुणा a की घात 2 गुणा b। 12 के फिर अभाज्य गुणनखंड करो तो क्या बनेंगे, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 4 तिये 12, a 2 बार आ रहा है, तो ये बन जाएगा a गुणा में b। अब मेरी बात को समझें आप। मैंने क्या किया, पहले पद के अभाज्य गुणनखंड कर दिए, दूसरे के कर दिए, तीसरे के। हमें बताने हैं सार्व गुणनखंड। सार्व का मतलब जो तीनों में कॉमन हो। तो देखो 2 पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, तो सार्व गुणनखंड कह लें या जो हम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह लें, वो क्या हो जाएगा, 2। सार्व गुणनखंड हो जाएगा 2। अच्छा फिर देखो अब आगे तो इसमें है 3, अगले में देखते हैं, यानी तो 3 3 और 3, तो गुणा में आ जाएगा 3, ए तीनों में है तो ए, तो एक बार ए आ जाएगा, और भैया बी और बी तीनों में बी है तो बी आ जाएगा। अब सी इसमें है तो इन दोनों में नहीं है, इस वाले में ए एक्स्ट्रा है, दिख रहा है, ये मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये बाकियों में एक्स्ट्रा नहीं है, तो ये आ जाएगा, और इसका उत्तर होगा 2 तिया 6ab। 6ab वो संख्या है जिससे ये पहला पद भी व्यंजक भी भाग होगा, दूसरा व्यंजक भी भाग होगा, तीसरा भी, तो ये 6ab हमारा सार गुणनखंड है, ये हमारा आंसर है। बड़े ध्यान से आराम से प्यार से समझने हैं आपने क्वेश्चन, तो 7वें का आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ती हूँ भाई मैं, प्रश्न संख्या 8, 7x घटा 42 का गुणनखंड होगा। इन जब भी एक से ज़्यादा व्यंजक आए तो दोनों पदों में जो भी कॉमन फैक्टर है, जो भी टर्म मिल रही है, उसको आपने बाहर ले लेना है। तो इन दोनों में से मैंने 7 को बाहर लिया। देखो 7x में से 7 बाहर लेना, यानी 7x को 7 से भाग करना, तो 7 से 7 कट कर क्या आ गया, x आ गया, घटा ये आपका 42 है, तो 42 को 7 से भाग करोगे तो 6 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 पूरी ब्रैकेट में x घटा 6। करके भी देख सकते हो भाई, 7 को x से गुणा करोगे तो देखो मैं अलग कलर यूज करके दिखाती हूँ आपको भाई, 7 को x से करोगे तो 7x आ गया, घटा जमा घटा, और 7 को 6 से करोगे तो 42, तो ये हमारा आंसर आ जाता है 7 ब्रैकेट x घटा 6, तो हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई,
प्रश्न संख्या 9 पर कुल 35 क्वेश्चन है इस पेपर में जो मेरे पास अभी है, और हम हाफ एक लेक्चर में करेंगे, हाफ एक में। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स से शेयर करो बेटा, सब्सक्राइब भी ज़रूर से ज़रूर करो आप मेरे चैनल को। और मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के लिए बनाया है, अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। आप अपनी प्रॉब्लम्स पर्सनली भी मुझसे उसमें शेयर कर सकते हो। इसका लिंक हर बार मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, तो आप मेरे 8th क्लास के किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अभी प्रश्न संख्या 9 पर आ जाइए। 5x की पावर 2 y माइनस 15x और बेटा जी y की पावर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो इन दोनों में का गुणनखंड करना है। तो देखो 5 पहले पद में भी है और दूसरे पद में भी है 5 हमारा, तो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो 5 बाहर। x यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो कम बार हमने बाहर लेना है, x 1 बार बाहर ले लिया। y 1 बार है, y 2 बार है, तो y को 1 बार बाहर लेकर ब्रैकेट लगा दी। अब इस बात का क्या मतलब है, यहाँ ध्यान दें। पहला पद है 5x की पावर 2y बटे हम ले रहे हैं 5xy, तो 5xy ये जो कॉमन लिया है इसका मतलब है कि इस पद को इस कॉमन से भाग करना है। तो बेटा 5 से 5 कट गया, y से y कट गया, x से x कट गया। ये अंदर हमारे पास इसकी जगह पर जो ये मैं अंडरलाइन कर रही हूँ इसकी जगह केवल x बचता है माइनस। अब देखें अगला स्टेप क्या है, ये है 15xy की 2, तो 15xy की 2 को भी हम भाग करें 5xy से, तो क्या बचेगा। देखो x से x कटेगा, y से एक y कटेगा, और 5 3 15, ये ब्लैक कलर में देखो 3 बच रहा है और y बच रहा है, तो ये बचेगा 3y, और ये हमारा गुणनखंडन हो जाएगा 5xy ब्रैकेट x घटा 3y, 5xy ब्रैकेट x घटा 3y, तो सही उत्तर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये जो प्रश्न संख्या 10, 11 और 12 हैं ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हैं। सर्वसमीका जिसे आप हिंदी में अपना कहते हो, इंग्लिश में आइडेंटिटीज़ बोल देते हैं। सर्वसमीकाएं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और गुणनखंडन में भी काम आती हैं, और चैप्टर 8 में भी मैंने बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाएं बताई थी आपको। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको ना थोड़ा ध्यान से करना। देखो a² + 2ab + b², सॉरी, तीनों ही पद आपके प्लस में हैं तो कहीं भी फॉर्मूला में माइनस नहीं आएगा, तो ये बी ऑप्शन गलत है और सी ऑप्शन गलत है, बच गया ए। देखते हैं, तो a² जमा 2ab जमा b² आपने पढ़ा होगा ज़रूर, ये होता है a जमा b का पूर्ण वर्ग, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, याद आया। तो ये हो गया a जमा b का वर्ग, और a जमा b का वर्ग किसी का भी वर्ग का मतलब होता है कि उसी पद को, व्यंजक को उसी व्यंजक से 2 बार गुणा करना, यानी a जमा b को a जमा b से जब हम गुणा करेंगे तो यही आएगा। मैं ये आपको करके दिखाना चाहूँगी कि a जमा b, एक करके दिखा देती हूँ, बाकी आप समझ जाना। को a जमा b से गुणा कर रहे हैं अब हम, तो इसको करने का क्या तरीका है कि इस a को पकड़ लो पहले वाले को, और इसको अंदर वाले दोनों पदों से बारी बारी से करो। तो a को पहले a से करो गुणा, तो a गुणा a, गुणा के लिए मैं डॉट लगा रही हूँ, जमा सब में जमा है, a को उस b से करो तो a डॉट b हो गया भाई। अब मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ, देखो, तो अब मैं b पकड़ लेती हूँ, b को इस a से करेंगे तो जमा b डॉट a, और b को इस b से करेंगे तो जमा b डॉट b। अब ध्यान देना, अभी अपना सिंपल बीजगणित लगाना है। a डॉट a की पद जितनी बार आए वो उसकी घात हो जाती है, a की 2, a को b से करोगे ab बनेगा, और b को a से कर लो चाहे a को b से, ये ab बनेगा, और b डॉट b फिर से आपका b की 2, ये दोनों समान पद हैं, जुड़ जाएंगे, और ये बन जाएगा a की 2 जमा 2ab जमा b की 2। तो ये मैंने आपको एक बार गुणा करके बता दिया है, बाकी आपने ध्यान भी रखना है, एक आइडिया भी दे दिया है कि इस तरह से आप जब इसका गुणनखंडन करोगे a² + 2ab जमा b², क्योंकि थ्रू आउट जमा है तो फॉर्मूले में कहीं भी घटा नहीं आएगी, तो ये इस रूप में भी लिखा जा सकता है a जमा b के वर्ग के रूप में। लेकिन हम गुणनखंडन का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसके 2 टुकड़े कर दिए घात भाई, जैसे 5 की घात 2 है तो इसका मतलब क्या होता है 5 गुणा 5 गुणनखंड हो गए, तो यहाँ इसके ये गुणनखंड कर दिए।
आगे बढ़ते हैं। गुणनखंड समझ गए ना, गुणनखंड बता दिया है मैंने। 11वां प्रश्न है a की 2 घटा 2ab जमा b की 2 का गुणनखंड। इसी फॉर्मूले में 2ab के आगे घटा लग जाए तो ये फॉर्मूला होता है a घटा b का वर्ग। याद करें अपने बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाओं में a घटा b का वर्ग होता है a की 2 घटा 2ab जमा b की 2। अब हमें इसका गुणनखंडन करना है, अब हमें इसका गुणनखंडन करना है, तो इसको तो मैं इस तरफ लिख दूं, साइड पलट दी मैंने, a की 2 घटा 2ab जमा b की 2, और ये हो गया a घटा b का वर्ग। a घटा b का वर्ग का मतलब a घटा b को a घटा b से ही गुणा करना है, तो ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड। तो सही आंसर आ जाएगा a घटा b, इसमें था a जमा b। अब है क्वेश्चन नंबर 12। इसका तो गुणनखंडन आपका फॉर्मूले में ही हो जाता है। a की 2 घटा b की 2 का फॉर्मूला जब भी हो जिसमें 2ab की कोई टर्म नहीं, यहाँ पे देखो इसमें 2ab था, इसमें 2ab था, तो 2ab में अगर सारे कहीं जमा हैं तो दोनों जमा के लगेंगे, एक बार घटा है तो दोनों हमारे ये घटा के लगेंगे। लेकिन अगर 2ab का पद बीच में नहीं है तो एक गुणनखंड जमा का आएगा, a जमा b, a घटा b। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जो आगे लाइफ टाइम हम मैथ पढ़ते हैं तब तक भी ये बार बार 9th में, 10th में, 11th 12th में, हर क्लास में ये हमारी ज़रूरत से ज़्यादा काम आती हैं। तो ये हमारा गुणनखंड हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। आगे बढ़ती हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक्स स्क्वेयर जमा 8x जमा 16 का गुणनखंड। तो देखो तीनों में जमा है तो ना तो ये उत्तर आएगा और ना ये उत्तर आएगा। ये मैं आपको हिंट दे रही हूँ, ये मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि जमा वाले गुणनखंड में घटा कहीं भी नहीं आएगी, समझे। तो बच तो गया ये, लेकिन हम इसके लिए कंफर्म तो नहीं है ना, तो थोड़ा सा कंफर्म होना पड़ेगा। या तो तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, x जमा 4 को x जमा 4 से भी मल्टीप्लाई, क्रॉस नहीं मल्टीप्लाई करके देख लो। अदरवाइज अगर हमें आइडेंटिटी याद है तो x की 2 जमा 8x जमा 16, देखो ये तो हो गया x की घात 2, और 16 जो है ना ये किसकी घात होता है, 4 की घात 2 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब ये जो 8 है, अगर इस 8 को मैं 2 गुणा 4 लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत है क्या, है भाई। अगर मैं इस 8 को 2 गुणा 4 लिख दूं, 3 पद थे, देखो ध्यान से देखना, x की 2 को ऐसे का ऐसा लिखा, जमा की जगह जमा लगाया, 16 को मैंने लिख दिया 4 की घात 2, x की जगह x, जमा की जगह जमा, लेकिन ये जो 8 था इसको मैंने लिखा 2 गुणा 4 गुणा x, समझे। आप इसको नोटबुक में नोट कर लेना भाई, यहाँ ओच पोच लगे तो अब यही जो टर्म आपको दे रखी है इसको मैं लिख रही हूँ x की पावर 2 जमा 2 गुणा 4 गुणा x, और जमा में 4 की पावर 2। ये जो डॉट हैं ये गुणा को दर्शा रहे हैं। तो ये असल में क्या बन गया, a की 2 पहली पद का वर्ग जमा दूसरे पद का वर्ग जमा 2ab, तो ये बन गया x जमा 4 का पूर्ण वर्ग। और जब ये x जमा 4 का पूर्ण वर्ग बन गया तो इसके टुकड़े बन गए x जमा 4, x जमा 4। तो ये सही आंसर हमारा सी पार्ट आएगा, x जमा 4, x जमा 4। आगे बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 14 पर। 15 ही प्रश्न मैं इस लेक्चर में कराऊंगी क्योंकि थोड़े से ये बड़े हो रहे हैं तो आपको दुविधा होगी। मैं तो 35 भी करवा सकती हूँ एक ही वीडियो में। 4y की 2 माइनस 12y जमा 9। देखो 4y की 2 का गुणनखंड होगा, सब में गुणनखंड कर रहे हैं भी, चैप्टर का नाम ही गुणनखंडन है। तो 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। तो ये जो पद है इसको मैं लिख सकती हूँ 2y का पूर्ण वर्ग। क्यों, क्योंकि भाई 2 का वर्ग हो गया 4, y का वर्ग हो गया y की 2, और इसे मैं लिख सकती हूँ 9 को 3 का पूर्ण वर्ग, और ये घटा का साइन है 12y। ध्यान देना, 12 को मैं लिख दूँ ध्यान से 2 गुणा 2y गुणा 3 जमा, ध्यान से देखो 2 दूनी 4, 4 तिये, ये रकम 12y बन गई या नहीं बन गई, देख लो भाई। 2 गुणा 2y गुणा 3, भाई 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, अलग कलर यूज करती हूँ मैं यहाँ आपके लिए,
ये देखो 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और y की जगह पर आपका y आ गया। तो ये असल में फॉर्मूला बन गया a की 2 घटा 2ab जमा b की 2। इसे आप लिख सकते हो a घटा b का पूर्ण वर्ग। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें a घटा b की जगह क्या है, पहला जो पद है हमारा वो 2y है, तो ये हो गया 2y और घटा में 3 का वर्ग, और इसे जब आप तोड़ोगे तो ये बनेगा 2y घटा 3 ब्रैकेट 2y घटा 3। तो ये इसके गुणनखंड आएंगे दोनों घटा के। वैसे भी तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब एक घटा है तो ना तो दोनों जमा बनेंगी ना जमा घटा बनेगी, लेकिन ये उपयुक्त में से कोई नहीं दिया ना, इसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है। अब है इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ए स्क्वेयर माइनस 10a प्लस 25। ठीक है भाई, तो ये देखो ए स्क्वेयर माइनस 10a प्लस 25। ए स्क्वेयर का मतलब है a की पावर 2, 25 का मतलब है 5 की पावर 2, और 10a को मैं लिख सकती हूँ 2 गुणा 5 गुणा a। इज इट ओके भाई? ए स्क्वेयर का मतलब a की घात 2, 25 का मतलब 5 की 2, और 10a को मैंने ऐसे टुकड़े करके लिख दिया भाई, 2 5 10a हो गया। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। a की जगह तो a है लेकिन b की जगह 5 है, तो ये बन गया a माइनस 5 का पूर्ण वर्ग, और पूर्ण वर्ग के टुकड़े करते हैं, इसका मतलब a माइनस 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो इसके टुकड़े बन गए a माइनस 5, a माइनस 5। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज का लेक्चर बेटा यहीं कंक्लूड करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे और आप इतना कवर नहीं कर पाओगे एकदम से। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप मुझे अपने डाउट्स लिख सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।